ये मेषराम पूरी तरीके से शोषणकारी ताकतों के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। एक और व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके कठिन समय में आपने उनका सहयोग किया, फिर आप उनके साथ क्यों नहीं लगे? जन आंदोलन के कई खास करके द ग्रेट चमार पर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि इससे तो ब्राह्मणवादी ताकतें मजबूत होंगी, क्योंकि जब द ग्रेट चमार आएगा तो द ग्रेट पासी की बात होगी, द ग्रेट धोबी की बात होगी, और द ग्रेट सैनी की बात होगी, द ग्रेट यादव की बात होगी, और लिहाजा हम फिर बिखर जाएंगे। मानवर काशीराम जी की मूवमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए हम किसी के भी पीछे खड़े होने को तैयार हैं। थॉटलेस पर्सनालिटी है और उसके पास रिवोल्यूशन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो रिएक्शनरी है। सर, आप जो सर्वजन की फिलॉसफी थी उससे असहमत हैं, बसपा पे आप अलग हुए, फिर अभी आप बामन मेश्राम जी के साथ गए, उनके साथ भी आपने काम किया एक छोटे समय तक, तो उनसे अलग होने के क्या कारण थे? मैं 23 दिसंबर 2015 को हमने बामन मेश्राम के द्वारा रची गई बहुजन मुक्ति पार्टी को ज्वाइन किया। राष्ट्रीय महासचिव मुझे बनाया गया वहाँ। पर मैंने अंदर जा कर के देखा, दूर से दिखाई देता था कि ये परिवर्तन के लिए अम्बेडकरवादी आंदोलन है, पर अंदर जाके देखा कि वहाँ पर जहाज़ के आगे बैलगाड़ी खड़ी कर दी गई है, जो अम्बेडकरवादी जहाज़ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो इसलिए उनके पास ज्ञान तो है, पर ज्ञान को पैर चाहिए और ऊर्जावान कार्यकर्ता चाहिए, हो जोश और होश से भरा हुआ कार्यकर्ता चाहिए, प्रेम चरित्र से भरा हुआ और करुणा और संवेदनाओं से भरा हुआ कार्यकर्ता चाहिए। इसका नितांत अभाव है। प्रेम विहीन ज्ञान है उनके पास, करुणा विहीन ज्ञान है और संवेदना शून्य ज्ञान है। इससे तोड़े हुए लोगों को जोड़ा नहीं जा सकता है। तोड़े हुए लोगों को जोड़ने के लिए, जातियों में जो तोड़े गए लोग हैं उनको जोड़ने के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जागरूकता चैतन्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में करुणा, प्रेम, मोहब्बत और संवेदना का गारा चाहिए, और उसके मिलते ही एक आंदोलन उठ खड़ा होता है। और ये उस आंदोलन में नितांत और अभाव है। मुझे तो ये भी नज़र आया कि ये मेश्राम पूरी तरीके से शोषणकारी ताकतों के द्वारा नियंत्रित और संचालित है। तो इसके कारण आप उनसे अलग हुए। एक और व्यक्ति हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके कठिन समय में आपने उनका सहयोग किया, फिर आप उनके साथ क्यों नहीं लगे? उसका क्या कारण है? देखिए, मुझे मेरे एक मित्र ने मुझे सूचित किया कि चंद्रशेखर एक जुझारू नौजवान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से बिलोंग करता है, किसी ने उसके साथ कॉन्स्पिरेसी की है और लिहाजा वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, कोई पॉइजन उसको दे दिया गया है। इसलिए मैं काफ़ी तड़प उठा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे समाज का एक नौजवान हमारे बीच से चला जाए और हमें पछताने को रह जाए कि हम उसके साथ खड़े नहीं हो सके। तो मैं 13 फरवरी 2018 को पहली बार सहारनपुर जेल में जा कर के चंद्रशेखर से मिला और 5-6 घंटे जो लोग जेल में थे उनके साथ बैठ कर के वार्ता हुई। और बहुजन आंदोलन के कई खास करके द ग्रेट चमार पर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि इससे तो ब्राह्मणवादी ताकतें मजबूत होंगी, क्योंकि जब द ग्रेट चमार आएगा तो द ग्रेट पासी की बात होगी, द ग्रेट धोबी की बात होगी, और द ग्रेट सैनी की बात होगी, द ग्रेट यादव की बात होगी, और लिहाजा हम फिर बिखर जाएंगे और जो शोषणकारी ताकतें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, विजेता बन जाएंगी। तो उसने उस पर सहमति जताई कि नहीं, ये हम इस गलती को मानते हैं। और 14 सितंबर 18 को वो जेल से बाहर आया।
तो हम उससे मिले और उसको परवरिश देने का भाव था। मानवर काशीराम जी की मूवमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए हम किसी के भी पीछे खड़े होने को तैयार हैं जो इस मूवमेंट को पुनर्जीवित करने का भाव और तड़पन जिसके अंदर नज़र आती हो। तो ऐसा चंद्रशेखर ने प्रदर्शित किया तो हम उसकी परवरिश किए, पैसा रुपया लगाया, सिक्योरिटी अपनी काट के उसको सिक्योरिटी दिया। पर जब वो कांग्रेस पार्टी के नज़दीक जाने लगा तो हमने कहा कि एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हमें ना सांपनाथ के साथ जाना चाहिए ना नागनाथ के साथ, बल्कि हमें स्वयं नेवलानाथ बनने की तैयारी करना चाहिए। तो वो इस बात से सहमत नहीं हुआ और लिहाजा वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाए गए प्रियंका के जाल में फंसता चला गया और लिहाजा हम उससे दूर होते गए। उसने सहारनपुर और कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मध्य प्रदेश के भिंड में और ग्वालियर में, सागर में सभाएं लगाने का काम किया। तो इसलिए ऐसा हमें स्पष्ट रूप से कि थॉटलेस पर्सनालिटी है और उसके पास रिवोल्यूशन की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो रिएक्शनरी है। रिएक्शनरी व्यक्ति बेरोज़गार हो जाता है जब कोई एट्रोसिटीज़ नहीं होती है, जब कोई एक्शन नहीं होता है। तो एक्शन आता है तभी रिएक्शनरी को जॉब मिलती है, काम मिलती है। तो अब बड़ा काम है शोषित पीड़ित समाज को तैयार करना, लायक बनाना, उसकी अपनी शक्तियों को पहचान करके उसको सामने लाना कि आपकी ये शक्तियां हैं और इनके बल पर आप खड़े हो सकते हैं, योद्धा बन सकते हैं और युद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए जब वो इसके में गंभीर नहीं दिखा तो 16 जून 2019 को हमने फैसला लिया कि हमें ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से तो हम लोगों ने वन नेशन वन एजुकेशन, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर बहुजन समाज को जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। तो शिक्षा, खासकर बुनियादी शिक्षा पे बड़ा हमला हुआ है पिछले 20 वर्षों में और एन केन प्रकारेण बुनियादी शिक्षा ध्वस्त की जा रही है पूरे देश में। और अभी नई शिक्षा नीति जो आ रही है और अखबारों में खबरें आई हैं कि जो उसको भी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट है जो वो मज़दूरों को, शोषितों को एजुकेट नहीं होने देगा, उतना एजुकेट होने देगा ताकि वो फैक्ट्री के काम करने लायक हो जाए, पर ऐसा एजुकेट नहीं होने देगा कि वो शासक बन सके अथवा अपनी पावर के दूसरे सेक्टर में हिस्सेदारी मांग सके और अपने समाधान स्वयं सुझा सके, स्वयं समाधान ले सके। इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक है। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 का, जिसमें स्पष्ट प्राविधान है और 21 का है जो वो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा का प्रबंध सरकार करे। पर सरकार चूँकि डरी हुई है और कम संख्या वाले लोगों की सरकार है जिनके जनसंख्या ही कम है, तो इसलिए वो डरे हुए हैं कि अगर बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो शासन अल्पजनों के हाथ से निकलकर बहुजनों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए वो लोग शिक्षा को कोलैप्स कर रहे हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था को, बुनियादी शिक्षा को उन्होंने ध्वस्त करने की चाल चली है और अपने बच्चों को, जो इलीट क्लास है, शोषक वर्ग है, जो वो अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो सरकार द्वारा संचालित हैं,
और निःशुल्क संचालित हैं, वहाँ ले गया है। और फिर उन्होंने अपने स्कूल खड़े कर लिए हैं और वहाँ पर जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, मॉन्टेसरी स्कूल हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को ले गए हैं। तो अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ रहा है और गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ रहा है। दोहरी शिक्षा प्रणाली एक धोखा है और समानता के और भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए हमने कहा कि जब परीक्षाएं देश भर में एक समान हैं तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। तो इसको व्यापक जन समर्थन मिला है और हमारी प्लानिंग है कि एक व्यापक जनमत तैयार किया जाए दो मुद्दों पर कि इस देश का जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था द्वारा लिखित रूप में संचालित है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का नारा दे करके वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है। तो इसलिए ये एक खतरनाक साइन है और इसलिए वो उनका हिंदुत्व से कोई वास्ता नहीं है, वर्ण व्यवस्था में उनके प्राण छुपते हैं। तो इसलिए वो जाति व्यवस्था को, जाति व्यवस्था पिछड़े वर्गों के खिलाफ है, अपमानजनक है। और इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग जैसे जैसे इस बात को जागेंगे और खुलासा होगा तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर भागेंगे। और अगर समाजवादी पार्टी शोषक वर्ग के खिलाफ खुलेआम फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड के एजेंडे पर काम नहीं करती है, और वो निश्चित रूप से काम नहीं करेगी, तो एक नए सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। काशीराम जी के चेले ये नया सशक्त विपक्ष तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं पूरे देश में मानवर काशीराम जी के चेलों को आह्वान करता हूं कि वो एक साथ आएँ, हमारे साथ आएँ, या वो आगे आगे चलें, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे और एक सशक्त विपक्ष का निर्माण। सत्ता संघर्ष से आती है, तो संघर्ष किया जाएगा तो बहुजनों के हाथ में पुनः सत्ता जरूर आएगी। आज आरक्षण को प्रभावहीन किया जा रहा है, या महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हजारों मुद्दे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से, लेकिन जो एग्जिस्टिंग विपक्ष है वो इन मुद्दों पर लड़ता नहीं दिखता। तो ऐसा क्यों है? वो लड़ ही नहीं रहे हैं, लड़ने का स्वांग कर रहे हैं जी, दिखावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम लड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो सीबीआई से डरे हुए हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो जिस तरीके से सीबीआई के शिकंजे में आते हुए नज़र आते हैं, और वो शोषण की व्यवस्था के पार्ट हैं। शोषण की व्यवस्था का पार्ट होने के कारण वो लड़ने में अक्षम हैं, लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें जो पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग से ही जुझारू नेतृत्व निकालना होगा, खोज निकालना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौजवानों के बीच से, पिछड़े वर्गों के बीच से नया सशक्त जुझारू नेतृत्व निकल के आएगा। सर, अभी कुछ दिन पहले 2022 के चुनाव के बाद बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषणा हुई है, जिसमें बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके भतीजे राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अब मरे हुए के ऊपर क्या बोलना जी। आरएसएस के नियंत्रण में चलने वाली पार्टी का यही हसरोना है। शोषणकारी ताकतों का दलितों को और पिछड़े वर्ग को स्पष्ट संदेश 1936 के बाद से ही रहा है कि इंडिविजुअल जो पर्सन हैं वो जितना धन इकट्ठा करना चाहे कर ले, पर अपने समाज को मजबूत ना करें, समाज को सशक्त मत बनाइए। तो एक दुराभिसंधि वो बाबू जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के और बड़ी लंबी श्रृंखला है, वो सब इस शिकंजे में कसे हुए नज़र आते हैं, मायावती तक। तो इसलिए वो अपना परिवार
को मजबूत करने की छूट है, पर समाज को वो मजबूत करें इसकी छूट उनको नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी छटपटाहट पिछड़े वर्गों में है, यादव समाज में है। यादव समाज में भी जो जुझारू और नया जो लीडरशिप निकल के आ रही है उनमें बहुत बेचैनी है और वो छटपटा रहे हैं कि हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो वो लड़ने के लिए आमादा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जागृति और चेतना के द्वारा एक बड़ा काम होगा। तो सर, इस समय आप सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, आप किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आपका राजनीतिक स्टैंड क्या है अभी? निश्चित रूप से हम गैर राजनीतिक जड़ों को संजोते घूम रहे हैं, गैर राजनीतिक जड़ों को खोजते बीनते घूम रहे हैं और गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके उनको संजो करके इस देश में एक बड़ा सशक्त राजनीतिक विपक्ष बनाना हमारा मकसद है। जी, तो इस समय आप 2022 हम इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सारे दल यथास्थितिवादी हैं, इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो घोषित रूप से यथास्थितिवादी हैं, पर यह घोषित रूप से यथास्थितिवादी हैं तो कोई परिवर्तन का दल नहीं है। और भारत का संविधान परिवर्तन की गारंटी देता है, परिवर्तन की अपील करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 में स्पष्ट प्राविधान है कि स्टेट एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित मूल्य हो उसके। पर पिछले 75 सालों में स्टेट ने किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया। जो ट्रेडिशन, परंपरागत चली आ रही सामाजिक व्यवस्था थी उसी को स्टेट ने स्वीकार कर लिया है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए यथास्थितिवादी हैं वो, जबकि संविधान में स्पष्ट निर्देश है कि परिवर्तन तो इस देश में एक नए परिवर्तनकारी दल और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तनकारी दल की नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को मानवर कांशीराम जी के चेले इस कमी को पूरा करेंगे, भरपाई करेंगे। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव भी करीब आ गया है, तो 24 में आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले एक परिवर्तनकारी दल सामने आ जाए, प्रकट हो और फिर उसको मजबूत बनाया जा सके। तो टाइमली जो उचित होगा उस मौके के। जो बहुजन समाज है जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फिर कहना चाहूँगा कि मानवर कांशीराम जी के मिशन पूरी तरीके से आज प्रासंगिक है और वो सार्वभौमिक है और आज भी उसकी आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी के पराभव से, पतन से ये कहीं भी अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि कांशीराम वाद और मिशन कांशीराम के दिन लद गए हैं या वो अप्रासंगिक हो गया है। नहीं, उसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा मजबूत हुई है। बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी जो हारी है वो कांशीराम को और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को छोड़ देने के कारण हारी है। हमें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव इसको स्वीकार कर लेंगे और परिवर्तन के लिए वो एक आवाज़ देंगे, सामाजिक बदलाव का आवाज़ देंगे। अगर वो सामाजिक बदलाव का आवाज़ देते, अखिलेश यादव को एक भ्रम है, उसको लगता है कि सामाजिक बदलाव की आवश्यकता सिर्फ चमारों को है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पाल समाज को है, निषादों को है, प्रजापतियों को है और नाई को है, दर्जी को है, लोहार बढ़ई को है। यानी जो शोषित पीड़ित जातियां हैं उनको सामाजिक बदलाव की आवश्यकता। और मैं कहना चाहता हूं कि जो मार्शल ओबीसी है उसको भी सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, अगर वो संपूर्ण रूप से समग्र जागृत हो सके। और हम कोशिश में हैं
कि उसको भी हम समग्र रूप से जगा सकें, उसके चेतना को स्पंदित कर सकें हम। और निश्चित रूप से जिस तरीके से बहुत अच्छे वक्ता और लोग उस वर्ग से भी सामने आए हैं, तो एक बड़ा बदलाव की आहट है, ये होगा।